तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सेकंड यूनिट है आपका एनवायरमेंट स्टडीज का। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका होगा लास्ट क्लास में जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो सेकंड यूनिट है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? हमारे सराउंडिंग में बेसिकली जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनका कॉम्बिनेशन और उनके इंटरेक्शन को आपस में इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, Good तो morning, कॉन्सेप्ट जो students. है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम Let's बेसिक start the स्ट्रक्चर class. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर My एनवायरनमेंट। name is स्ट्रक्चरल एंड Anshul फंक्शनल Jain. I यूनिट का would be मतलब क्या है? taking your स्ट्रक्चरल subject यूनिट का business मतलब है कि laws. हमारा एनवायरनमेंट इससे बना हुआ है। फंक्शनल Okay यूनिट का class. मतलब है कि So एनवायरनमेंट में जितने भी हमारे प्रोसेसेस business हो law रहे के हैं अंदर वो आपके पास बेसिकली एक 5 यूनिट्स इकोसिस्टम हैं. ही रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट लिविंग और यूनिट का नॉन नाम लिविंग है दोनों आपका चीज़ों के लॉ बीच में ऑफ जो इंटरेक्शन कंट्रैक्ट, होता है जैसा कि आप वो स्क्रीन पर देख सकते हैं. फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता लॉ है। ऑफ कंट्रैक्ट अब जो है इकोसिस्टम उसके के अंदर बहुत जो सारे चैप्टर्स डेफिनेशन है आपके इंक्लूड होते वो हैं. हम बेसिकली स्टार्टिंग ये, से द स्टार्ट स्टडी ऑफ करेंगे. ऑल फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? जितने भी हमारे सराउंडिंग में फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल मतलब हो गया जैसे सॉइल, एयर, वाटर, बायोलॉजिकल हो गए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन अबंडेंस का मतलब क्या है कि वो कहाँ कहाँ पर है और वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, और उन सब चीज़ों का इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे अराउंड, सिंपल वर्ड्स में अगर अब इसे कहें तो सिंपल वर्ड्स के अंदर कैसे कहेंगे, जितने भी हमारे अराउंड एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे इकोसिस्टम कहा जा सकता है। इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये तो बायोटिक कंपोनेंट्स है लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर दे रखा है आपको यहाँ लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर को हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं और सॉइल को एडाफिक फैक्टर्स बोल सकते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी के अंदर: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो एक एक करके इन्हीं सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल। अब इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करता है, जो कोई चीज़ बनाता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो सनलाइट को यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो फूड को बनाते हैं, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स। आपने 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो they are often green plants and green microorganisms who can make their own food material by using carbon dioxide and water। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट का पहला पार्ट क्या है? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और ये खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट होना जरूरी है और क्लोरोफिल होना चाहिए, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स बोला गया है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल में सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ एल्गी आ जाएंगे और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है बायोटिक फैक्टर्स में, वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ खाना कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। तो कंज्यूमर्स आर द हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ किसे कहते हैं? जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मतलब हेट्रो, नॉट सेल्फ ट्रॉफ्स, यानी अपने आप को, अपना खाना खुद से बना नहीं रहे। नॉट सेल्फ टू नरिश, यानी अपने आप को नरिश नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो सारे के सारे एनिमल्स जितने भी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस को मिलाकर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। कंज्यूमर्स भी अब तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है?
जो प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, जितने भी वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, रैबिट्स, गोट्स, ये जो है प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो हर्बीवोर्स जितने भी होंगे, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर जितने हैं, वो सब के सब प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे रैबिट या गोट को कौन खाता है? रैबिट या गोट को खाते हैं जैकाल या लायंस, ठीक है। तो ये होगा इसके अंदर कार्निवोर एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को खाने वाले एनिमल सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे ग्रास हॉपर को कौन खाता है? ग्रास हॉपर होता क्या है? पहले तो ग्रास हॉपर क्या होता है? छोटा सा टिड्डा होता है जो ग्रास को खाता है धीरे धीरे। उस ग्रास हॉपर को कौन खाता है? उस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, तो फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। जैसे रैबिट है, रैबिट खाता है ग्रास, और रैबिट को कौन खाता है? रैबिट को जैकल खाता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या आते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं जब ये एनिमल्स मर जाएंगे तो इनको कौन खाएगा, ठीक है। तो इनको खाते हैं टॉप कार्निवोर्स, जैसे जैकल, फ्रॉग्स, स्नेक, इनको टाइगर्स, लायंस या वल्चर्स खा सकते हैं। ऐसे स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को वल्चर्स खाते हैं। गिद्ध जो होते हैं, चील जो होती है, वल्चर्स या काइट, ये किसको खाते हैं? ये स्नेक्स को खाते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्लांट्स को खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे। ये चेन चल रही है, इसे कहते हैं फूड चेन। इस पे भी आएंगे हम, आगे जाके डिस्कस करेंगे ऐसे फूड चेन, ठीक है। तो ये थे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर हो गए, जो हमारी कैटेगरीज थी बायोटिक कंपोनेंट्स की। प्रोड्यूसर्स हो गई कौन से? जो प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स क्या हो गए? प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। कंज्यूमर्स हो गए प्रोड्यूसर्स को खाने वाले। कंज्यूमर्स के 3 टाइप पढ़ लिए हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है बायोटिक कंपोनेंट्स में, वो आती है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज कौन करता है? वो करते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स बेसिकली बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। कुछ हद तक हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ फूड एंड एनर्जी। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो डिकम्पोजर्स उन्हें कहते हैं बेसिकली जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होता है एनवायरनमेंट में, उसको खाते हैं। कोई चीज़ जब मर जाती है या सड़ जाती है, उसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई या अर्थवॉर्म होंगे, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, इकोसिस्टम्स को मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इकोसिस्टम का टाइप है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है? जिसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ग्रास हॉपर है, रैबिट है, डियर है, शीप है, गोट है। सेकेंडरी कंज्यूमर इसके अंदर फ्रॉग या लिजर्ड्स है, यानी कि इन ग्रास हॉपर, रैबिट, डियर, शीप, इनको कौन खाता है? ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, ठीक है, या लिजर्ड खाती है, या बर्ड्स खाती हैं, ठीक है, या स्नेक्स खाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, और जो कि फ्रॉग, लिजर्ड या बर्ड को खाएंगे वो हैं हॉक्स, ईगल्स या टाइगर एक्सेट्रा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ऐसा होता है, बड़े बड़े प्लेन्स हैं जहाँ पे ग्रास है सिर्फ, ठीक है, लार्ज ट्रीज नहीं होंगे। दूसरे टाइप का इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है बेसिकली इसके अंदर हर हाइट के ट्रीज होंगे, ग्रास भी होंगी छोटी, छोटे प्लांट्स होंगे, बड़े प्लांट्स होंगे, उससे छोटी हाइट के ट्री होंगे, बड़ी हाइट के ट्री होंगे। एक लेयर्ड स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो फॉरेस्ट के अंदर आपको 3-4 तरीके का वेजिटेशन दिखाई देगा आपको। ज़मीन पे बिल्कुल छोटी छोटी ग्रास, उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स बोलेंगे जिन्हें हर्ब्स बोलते हैं, उससे थोड़े बड़े प्लांट्स बोलेंगे जिन्हें श्रब्स बोलते हैं, ठीक है, उससे बड़े जो स्मॉल ट्रीज दिखेंगे, और फिर आपको लार्ज ट्रीज दिखेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, फॉरेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं फॉरेस्ट के अंदर? लीफ हॉपर्स, बग्स, फ्लाइज, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट्स, डियर, ये सब इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर है। और इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले ये होते हैं बर्ड्स, आउट, लिजर्ड, वोल्फ, जैकल। और इनको खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर होते हैं टाइगर, लायन, ठीक है। फिर तीसरे टाइप का जो इकोसिस्टम हमारा आता है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट, रेगिस्तान, आप सबने देखा है डेजर्ट के अंदर क्या होता है?
एक बड़े बड़े प्लेन्स हैं जिसमें सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है, और यहाँ पे बहुत स्कार्स, बहुत कम वेजिटेशन होती है, बहुत थोड़ी वेजिटेशन होती है, वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, और जो वेजिटेशन होती है उसके अंदर जनरली बहुत स्मॉल, छोटी हाइट के प्लांट्स होंगे, और उनकी लीव्स जो है वो फोल्डेड होंगी वाटर लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। कांटे वाले प्लांट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, थॉर्नी वेजिटेशन जिसे कहते हैं वो होगी यहाँ पर, ठीक है। कांटों वाले प्लांट ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। तो इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं इंसेक्ट्स, रैट्स, बर्ड्स, कैमल्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली। स्कॉर्पियन, फॉक्स, जैकल, रैटल, स्नेक, मंगूस, ये जो है इसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर है जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर अगेन स्नेक्स, फ्रॉक्स, स्ट्रेप, हाइना, कैट्स, वाइपर, चीता, ईगल, काइट्स, ये सब टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। उसके बाद जो चौथे टाइप का इकोसिस्टम इसके अंदर दे रखा है वो है पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम। पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम के अंदर जो पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम आपने सबने देखा है, तालाब या फिर झील जो है, ठीक है। तालाब और झील में और नदी में क्या फर्क है? तालाब या झील के अंदर पानी फ्लो नहीं कर रहा होता, एक स्टेबल वाटर होता है, ठीक है। इसके अंदर भी स्ट्रैटिफिकेशन होता है, सबसे ऊपर की लेयर है पानी की, उससे नीचे की लेयर है, उससे नीचे की लेयर है, सबसे नीचे की लेयर है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यानी कि जो प्लांट्स खाते हैं पॉन्ड या लेक्स के, वो हैं इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, लार्वा, बीटल, जू प्लैंक्टन, क्रस्टेशियन एटसेट्रा। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हैं इंसेक्ट्स, लागर, फिश, क्रेन्स, अदर बर्ड्स, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं ये इनको खाते हैं। और इनको खाने वाले क्या हैं फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले? लार्ज फिशेस, ठीक है। जैसे स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगी, वाटर स्नेक्स खाएंगे, या फिर हॉक्स खाएंगे। कई बार देखा है आपने, हॉक्स क्या होते हैं? हॉक्स होते हैं बड़े परिंदे, चील जैसी होते हैं दिखने में, गिद्ध या चील जैसे जो होते हैं, वो आके फिशेस भी पकड़ के खाते हैं कई बार, और स्नेक्स जो होते हैं वाटर स्नेक्स उनको खाते हैं हॉक्स, ठीक है। पांचवे टाइप का जो इकोसिस्टम है वो है मरीन इकोसिस्टम। मरीन मतलब जो है समुद्र, ओशन, ठीक है। जो समुद्र का इकोसिस्टम है वो है मरीन इकोसिस्टम। इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं समुद्र के, उनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो है जू प्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस या स्मॉल, छोटी हल्की फिशेस होती हैं। और उनको, छोटी फिशेस को कौन खाती हैं? बिग फिशेस या मरकल, ठीक है। और उन बिग फिशेस को भी कहते हैं जायंट फिश, कार्निवोरस फिश। जायंट कार्निवोरस फिश जैसे कौन से? शार्क्स हो गई, शार्क हो गई, वेल हो गई, ठीक है, हॉक्स हो गई इनको खाने वाली। तो ये मरीन इकोसिस्टम है, यानी समुद्र में होने वाला इकोसिस्टम। तो आपको बस टाइप्स याद करने हैं, और एक एक एग्जांपल अगर आपको याद है सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर का, तो वो काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक डायग्राम हमें दे रखा है, इसको मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है, इसको देखोगे आप यहाँ पर, ये जो सोलर एनर्जी है ये आएगी किसके पास? ये आएगी सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास। ये जो आपका प्रोड्यूसर है इसके पास सोलर एनर्जी आएगी, जिसको यूज़ करके ये क्या बनाएगा? ये फूड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फूड प्रोड्यूस करने के बाद अब दो चीज़ें हो सकती हैं इस प्रोड्यूसर के साथ। ये प्रोड्यूसर हो सकता है इसे कोई कंज्यूमर खा ले, यानी कि कोई गोट या फिश या वेल या कुछ भी, कोई भी हर्बीवोर यानी घास खाने वाला या प्लांट्स को खाने वाला एनिमल इसे खा ले कोई कंज्यूमर। या फिर अगर ना खाए तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये प्रोड्यूसर, ये प्लांट जो है ये मर जाएगा, और फिर इसको डिकम्पोजर डिकम्पोज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब गैसेस का एक्सचेंज अगर हम देखें तो वो कैसा होता है? प्रोड्यूसर जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीजन देखिए प्रोड्यूस करते हैं, और ये कंज्यूमर को देते हैं। जैसे हम कंज्यूमर हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कौन देता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। और प्रोड्यूसर को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो कौन देता है उसे? वो उसे कंज्यूमर देता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूसर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, आप यहाँ पे देखोगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे रहा है ऑक्सीजन, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर को दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक्सचेंज है। सिमिलरली डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर के बीच में भी एक्सचेंज हो रहा है। प्रोड्यूसर डिकम्पोजर को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो प्रोड्यूसर डिकम्पोजर को भी ऑक्सीजन देता है। सिमिलरली डिकम्पोजर जब डिकम्पोज करता है फूड को तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो प्रोड्यूसर को दे देता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर से भी और डिकम्पोजर से भी, दोनों से
एक्सचेंज करता है गैसेस, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कौन? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर से भी एक्सचेंज करता है, डिकम्पोजर से भी एक्सचेंज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स, हमको भी और बैक्टीरिया को भी और सारे एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं, और ये सारे बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स और हम, बैक्टीरिया, एनिमल्स और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूसर यूज कर लेते हैं। तो ये एक साइक्लिक एक्सचेंज चलता है। ठीक है, तो ये फिगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज या गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर के बीच में। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे आपको बताए थे क्या क्या थे, हम इस फिगर पे एक बार वापस जाते हैं। जो हम फिगर देख रहे थे ये थे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से? ये लाइट, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं और सॉइल एडाफिक फैक्टर्स में आता है। तो आज हम लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर को डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जो लाइट है, लाइट एक एबायोटिक फैक्टर है, एसेंशियल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर्स को भी अपनी बॉडी के हेल्दी फंक्शंस मेंटेन करने के लिए लाइट चाहिए। तो सबसे पहले ये आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है लाइट के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ क्लोरोफिल प्रोडक्शन। क्लोरोफिल बन ही नहीं पाएगा जब तक लाइट नहीं होगी। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। वेजिटेशन टाइप जो है अलग अलग टाइप के सनलाइट के बेसिस पे ग्रो करते हैं। कहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन है, कहाँ पर कम वेजिटेशन है, वो डिपेंड करता है कि सनलाइट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। जहाँ सनलाइट कम होगी वहाँ शॉर्ट प्लांट्स होंगे, आप देखोगे। जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ लार्ज प्लांट्स होंगे। ठीक है, और कितने ज़्यादा रिच होंगे वो क्लोरोफिल में, ये भी डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, प्लांट्स की फिजियोलॉजी, प्लांट्स कैसे दिखते हैं, वो लाइट डिसाइड करती है, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है? जब लाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और वाइस वर्सा, यानी लाइट डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। ये जो वर्ड है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है, सॉरी, ट्रांसपिरेशन का मतलब है इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। तो पानी का इवेपोरेशन प्लांट से, ये होता है ट्रांसपिरेशन। इन द प्लांट्स इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन अंडरग्राउंड, यानी पानी जो नीचे से रूट से ले रहे होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है। इट क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड डिसाइड द टाइप ऑफ प्लांट टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी ज़्यादा लॉस होगा प्लांट से, और उसकी वजह से प्लांट जो है वो ज़्यादा वाटर इनटेक करेगा। तो जिन एरियाज के अंदर अगर सन की लाइट ज़्यादा है यानी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो प्लांट उन्हीं एरिया में ग्रो कर पाएंगे जहाँ पे ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा है। अगर मान लो ग्राउंड वाटर भी कम है और सनलाइट भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर वाटर एवेपोरेट होगा लीफ से तो फिर उसको रिप्लेनिश करने के लिए यानी रिप्लेस करने के लिए ग्राउंड वाटर का अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। अब इस चीज़ को अवॉइड डेजर्ट प्लांट कैसे करते हैं? डेजर्ट में तो सनलाइट भी ज़्यादा होती है, ग्राउंड वाटर भी कम होता है, तो डेजर्ट में प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? डेजर्ट के अंदर जो है, जो प्लांट से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। क्या आपने पढ़ा है स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे से होल्स होते हैं लीव्स के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो स्टोमेटल पोर्स को क्लोज रखते हैं, दिन के अंदर क्लोज रखेंगे, या तो मॉडिफिकेशन ऐसा होगा कि दिन स्टोमेटा का क्वांटिटी कम होगी, नंबर ऑफ पोर्स जो होंगी स्टोमेटल पोर्स वो पहले ही कम होंगी, या फिर जो स्टोमेटल पोर्स कम होंगी, या फिर वो स्टोमेटा को ओपन नहीं करेंगे डे टाइम में जब सनलाइट ज़्यादा है। ठीक है, और रात में सिर्फ स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेंगे तो एवेपोरेशन जो है, एवेपोरेटिव लॉस, वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लाइट कितनी देर के लिए पड़ती है? आप देखते हो सर्दी के अंदर लाइट जो है, सनलाइट के आवर्स कम होते हैं, गर्मी में सनलाइट के आवर्स ज़्यादा होते हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्लांट जो है वो ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करेगा, कम फूड प्रोड्यूस करेगा, उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी। तो कुछ प्लांट्स आप देखते हो सर्दी में उगते हैं, कुछ सिर्फ गर्मी में उगते हैं, कुछ जो सदाबहार होते हैं उसके अंदर भी अलग अलग तरह के वेरिएशंस आते रहते हैं। तो लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट की फिजियोलॉजी और उसकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करने के लिए। एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्लांट्स की बात हो गई, लाइट एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सनलाइट, सनलाइट आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल बाय अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स रिलीज होती हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जैसे हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम कितनी ज़्यादा कब रिलीज होंगी वो भी लाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स, विजन जो हम देखते हैं विदाउट लाइट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सीना, तो लाइट हमारे देखने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले सारे एनिमल्स के देखने के लिए ज़रूरी है। पिगमेंटेशन यानी जो कलर डेवलप होता है, चाहे प्लांट्स के अंदर चाहे एनिमल्स के अंदर, हमारी बॉडी में जैसे आप देखते हो, आप धूप में जब ज़्यादा जाते हो तो आपकी स्किन काली हो जाती है, तो वो क्यों होता है? मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, ठीक है। एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है सनलाइट के अंदर जाने से इसके। तो स्किन का कलर भी डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि कितनी ज़्यादा सनलाइट है एक एरिया में। तो कहीं के लोग अगर ज़्यादा वाइट होते हैं या कहीं के लोग ज़्यादा डार्क स्किन होते हैं, तो वो डिपेंड इस पर करता है कि उस एरियाज में कितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ठीक है। सनलाइट आवर्स कितने ज़्यादा होते हैं। रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, कई सारे एनिमल्स के केस के अंदर रिप्रोडक्शन जो है उनका वो भी लाइट के ऊपर डिफरेंट, तो लाइट पे डिपेंड करता है कि वो रिप्रोड्यूस कब करेंगे कब नहीं करेंगे। सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम क्या है? टुवर्ड्स द लाइट। सर्केडियन यानी उनका सोना और जागने का टाइम जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, कि लाइट सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है। तो ये है डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टुवर्ड्स द लाइट कंडीशन आर नोन एज सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या है? अलग अलग एनिमल्स का लाइट के आवर्स के हिसाब से उनका रिस्पॉन्स चेंज होता रहता है, कि सर्दियों में कितने लाइट आवर्स हैं और गर्मियों में कितने लाइट आवर्स हैं, उसके बेसिस पर उनका रिस्पॉन्स चेंज होता है, उसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एनिमल्स के अंदर वो किस तरीके से इफेक्ट करता है एनिमल्स को? तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है कि मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, ग्रोथ को इफेक्ट करता है, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन को इफेक्ट करता है। तो जैसे मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे किसी चीज़ को, कम होगा तो कम डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम में ग्रो करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी ग्रो करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट डिफरेंट नीड ऑफ टेम्परेचर। देखो आप हर तरह के एनिमल हर तरह के क्लाइमेट में मिलेंगे, जैसे पोलर बेयर आपको ठंडे क्लाइमेट्स में ही मिलेगा, ठीक है। आपको चीता या लायन जो है वो हॉट क्लाइमेट्स के अंदर ही मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, जैसे एलिफेंट्स वो आपको वार्म क्लाइमेट में मिलेंगे, जहाँ पे भी अफ्रीका में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, ऐसी कंट्रीज में मिलेंगे जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है थोड़ा सा, जहाँ तो बहुत ठंड होगी वहाँ एलिफेंट्स नहीं होंगे। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में होंगे, मतलब किन एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, तो बेस्ट एग्जांपल जो है उसका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक यानी पानी का इकोसिस्टम, कोई भी किसी तरह की लेक, रिवर या ओशन। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरफेस लेयर पे जो ग्रो करेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर आप ओशन के अंदर जाओगे, देखो समुद्र के अंदर जाओगे, तो आप जितनी गहराई में जाते जाओगे उतना ही आपके ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते रहेंगे, जितना आप गहराई में जाते जाओगे, क्योंकि समुद्र की हर लेयर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ऊपर की लेयर थोड़ी रिलेटिवली गर्म होती है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो टेम्परेचर जो है वो और ठंडा होता जाता है, ठीक है, सनलाइट की कम पेनिट्रेट करने की वजह से। So the organisms growing at surface are different as they need more temperature and light than the organisms that grow deeper in the aquatic ecosystem। तो ओशन के अंदर जो ज़्यादा गहराई में ऑर्गेनिज्म है वो ठंडे टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, और जो ऊपर ऑर्गेनिज्म है वो लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर के एनिमल्स के लिए? बेसिंग ऑन द नीड ऑफ टेम्परेचर एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, जैसे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिन्हें एंडोथर्मिक एनिमल्स भी बोला जाता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एक्टोथर्मिक एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस एंड सम मैमल्स। तो व्हाट डजंट मैटर व्हाट द आउटसाइड टेम्परेचर इज, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, इन्हें बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे स्नेक्स। तो अगर जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी वही होगा। तो वो टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो दे गो इनटू बरोज, वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर, क्योंकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो रेगुलेट नहीं कर सकते, उन्हें एक्टोथर्मिक एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के एग्जांपल है मैमल्स या बर्ड्स। तो मैमल्स या बर्ड्स का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वो सेम रहता है चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो। ठीक है। फ्रॉग्स या स्नेक्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज हो जाता है सराउंडिंग टेम्परेचर के। अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर 10 डिग्री है तो उनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी 10 डिग्री हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। अगर मान लो वो एक गर्म टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो अगर जहाँ पे जैसी ठंड आएगी उस एरिया में, तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में मूव कर जाएंगे। बर्ड स्पेशली, जैसे ये सॉरी कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो हम माइग्रेशन से अवॉइड करेंगे, जैसे बर्ड्स मूव कर जाते हैं ब्रीडिंग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद वाटर। तो वाटर किस तरीके से, वाटर भी एक अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, वाटर कैसे इम्पैक्ट करता है लाइफ को, कि वाटर जो है नेसेसरी है फूड प्रिपेयर करने के लिए, प्लांट्स के प्रोड्यूसर्स के फूड प्रिपेयर करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी चाहिए ही चाहिए उन्हें प्रिपेयर करने के लिए। तो दिस इज द वन मेन इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसर्स एंड फॉर एनिमल्स एज वेल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है टेम्परेचर, प्लांट्स के लिए भी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी प्लांट कितना वाटर इनटेक करते हैं और कितना पर्सपिरेशन से लूज करते हैं, कितना ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करते हैं, उससे उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एडाफिक फैक्टर्स आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास से ही डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं मुझे उनके लिए बता देता हूँ, पीपीटीज या जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो शेयर कर दिया जाएगा आने वाली क्लासेस में। आज की क्लासेस में मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं था कि क्या ज्वाइन करने में भी काफ़ी लेट हो गया। आज क्लास एक्चुअली 2 से 3 स्टार्ट होनी थी, बट ये स्टार्ट होते होते 3-2:30 बज गए थे हमें ऑलरेडी। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये नोट्स जो भी हैं या पीपीटीज जो भी हैं वो शेयर कर देंगे। कुछ टेक्निकल इशू था जिनको भी प्रॉब्लम हुई है क्लास लेट स्टार्ट करने में, इस वजह से, क्योंकि ज्वाइन नहीं हो पा रही थी क्लास, इसी वजह से मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ आप लोगों के, उन्हीं को मैं आंसर कर रहा हूँ अभी। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मिस शॉनव कौशिक ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी से दैट इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स द वाटर साइकिल इज फास्टर एंड ट्रांसपिरेशन इज फास्टर। यस कौशिक, मिस यस शॉनव कौशिक, हॉट क्लाइमेट्स के अंदर और ह्यूमिड क्लाइमेट्स के अंदर जो वाटर साइकिल होती है वो फास्टर होती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी फास्टर होता है। मिलानिन शॉनव एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप एग्जाम में अलग से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल की तरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि मिलानिन पिगमेंटेशन सनलाइट की वजह से एनिमल्स में बढ़ जाती है या ह्यूमंस के अंदर बढ़ जाती है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप यूज़ कर सकते हैं। कृतिका ने क्वेश्चन पूछा, कैन यू गिव मी दिस पीपीटी। कृतिका, ये पीपीटी नहीं है, एक पीडीएफ है, बट मैं आपके साथ जो भी पीडीएफ पीपीटी है वो शेयर करूंगा इवेंचुअली। Manandeep Singh, you are not allowed to unmute the mic. You can ask your questions on chat. हाँ सिराज, सूरज कुमार, आपका वार्म ब्लडेड के बारे में क्या डाउट है, आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ कहाँ पर शेयर होगा? पीडीएफ एक्चुअली ये अभी जो एसओएल की अथॉरिटीज है ना, यही बताएंगी कि पीडीएफ कहाँ पर शेयर होगा। आपको मिल जाएगा लेकिन इसी लिंक से। हाँ, आप आर्यन सिंह एसओएल की जो एनवायरनमेंट की बुक है वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें मोर और लेस सेम ही है। या फिर इराक बरूचा नाम से एक बुक है, ERACH BARUCHA, इराक बरूचा भी आप रेफर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है।
तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है। और SOL की जो प्रिस्क्राइब बुक है उससे भी पढ़ सकते हो, वो भी सफिशिएंट होगी इसके लिए। एग्जाम कब तक स्टार्ट होंगे वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, अभी तो फिलहाल क्लासेस ही स्टार्ट हुई हैं, तो 15 क्लासेस तो आपकी हैं ही कम से कम। उसके बाद ही आपको एंड में क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस किए जाएंगे और आपको तभी बता दिया जाएगा एंड में कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। अच्छा, विनीत रंजन ने पूछा थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वाटर की, उनका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप ओशन, जो समुद्र होता है, उसके अंदर देखोगे तो जहाँ सनलाइट ऊपर के सरफेस पे पड़ रही है तो सबसे ऊपर की जो लेयर होगी सन की, मतलब कुछ मीटर तक, हम कह सकते हैं कि शुरू की जो समुद्र की, मान लीजिए एक अजम्पशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, मान लीजिए कि शुरू के 10 मीटर की हाइट तक टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है। उसके बाद टेम्परेचर घट के 15 डिग्री हो जाता है, उससे नीचे जाएंगे 10 डिग्री हो जाता है, उससे नीचे जाएंगे 5 डिग्री हो जाता है। तो नीचे जाते जाते तक जो टेम्परेचर होगा वो घटता जाएगा, इसे कहते हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। हाँ जी वर्षा, स्टडी मटेरियल इज इनफ, स्टडी मटेरियल काफ़ी है। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है जैसे डे लाइट और डे लाइट आवर्स के हिसाब से कई एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपने स्लीप, सर्केडियन रिदम का मतलब ये है कि जैसे वो कब खाएंगे, कब हंट करेंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, ठीक है, और कब फूड कंज्यूम करेंगे, कब एक्सक्रीट करेंगे, वो सनलाइट किस, सन किस टाइम पे राइज हो रहा है, सन किस टाइम पे सेट हो रहा है, लाइट, डे लाइट आवर्स कितने, उसके हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज होता है, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। देर इज मननदीप, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, इसी पे ही शेयर किए जाएंगे। आई थिंक जो आपका ये स्टडी मटेरियल जो है आपको कोई ना कोई SOL की वेबसाइट पे ही शेयर किया जाएगा। ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे करेंगे। आने वाली क्लासेस में क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको ये नोट्स कहाँ पे शेयर किए जाएंगे। डो नॉट वरी अबाउट नोट्स, आपको सारे नोट्स मिलेंगे जितने भी क्लासेस में। प्राइवेट बुक्स लेना कंपलसरी नहीं है, प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा, प्राइवेट बुक्स लेना कंपलसरी नहीं है, आप SOL का मटेरियल भी पढ़ सकते हो, उतना काफ़ी है।